एक दिन में लगभग 80% इंसान खत्म हो गए। ना मोबाइल, ना गाड़ियां, ना हथियार, सब कुछ बर्फीले हमले से खत्म हो गया। इंसानों को पता चलता है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एलियंस का हमला है। एलियंस ने अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर्स और माइंड कंट्रोलिंग पावर से लोगों को रोबोट जैसा बना दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब एक बचे हुए इंसान हुआन ने धरती पर आए हुए एलियन स्पेसशिप को ढूंढ लिया और स्पेसशिप से भागने की कोशिश की। और यहीं पर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने गलती से स्पेसशिप के टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस को छू लिया और वह अनंत टाइम लूप में फंस गया। ये तो बस शुरुआत थी। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज मैंने आज तक नहीं देखी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ इस मजेदार सफर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं हुआन की बेटी। वो अपनी दो सहेलियों के साथ चुपके से अपने अंकल की फिशिंग बोट पर समुद्र में निकलती है। दोस्ती के नाम पर जाम छलकाते वक्त अचानक पीछे पूरे शहर की लाइट्स एकदम बंद हो जाती है। वो गले मिलकर खत्म करते हैं और जैसे ही मुड़ते हैं एक हरी रोशनी आसमान में चमकती दिखती है। तीनों लड़कियां डर जाती हैं। हुआन की बेटी क्लारा बोट के केबिन में चेक करने जाती है, लेकिन तभी उसकी दोनों सहेलियां उसी पल मर जाती हैं। जब वो खिड़की से ये देखती है तो वो भी बुरी तरह डर जाती है। तभी उसे कुछ गिरता हुआ दिखता है। इसी वक्त हुआन अपने 3 दोस्तों के साथ ताश खेल रहा होता है। ये उनका हर शुक्रवार का रूटीन है। अचानक लाइट्स बंद हो जाती है। पहले तो वो सोचते हैं कि ये आम बिजली कटौती है, लेकिन अगले ही पल उनके फोन भी पूरी तरह डेड हो जाते हैं। बाहर से टक्कर की आवाजें आने लगती हैं। वो ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर बर्फ गिर रही है, जबकि अभी गर्मी का मौसम है। फिर उन्हें आवाज का सोर्स पता चलता है। कई गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं बिना ब्रेक लगाए सीधे। ड्राइवर्स की तो पक्का मौत हो चुकी है। तभी उन्हें एहसास होता है कि तापमान तेजी से गिर रहा है, कुछ गड़बड़ है। ये समझते हुए वो खिड़कियों को ढकने और सामान इकट्ठा करने लगते हैं। तभी उनका दोस्त रस्सल अपनी पत्नी और बेटी की याद में बिना रुके घर जाने की जिद करता है। सब रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर निकलता है और अचानक गिर पड़ता है। सदमे के बाद उन्हें समझ आता है कि ये बर्फ इंसानों के लिए जहरीली है। हुआन का दोस्त टानो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और ये उसका घर है। वो जल्दी ही बिजली बंद होने की वजह समझ लेता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ने सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को एक झटके में खत्म कर दिया। इस वजह से अब गाड़ियां भी स्टार्ट नहीं हो रही हैं। लेकिन ये सब किसने किया? तभी हुआन को सामने वाले पड़ोसी के घर में लाइट जलती दिखती है। एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जो बहुत परेशान लग रहा है। अगर उसने खिड़की खोली तो वो मर जाएगा। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बूढ़ा उनकी इशारों को नमस्ते समझ लेता है। बूढ़ा मर जाता है। फिर उसकी पत्नी बाहर आती है और वो भी मर जाती है। इस बर्फ का जहर इतना खतरनाक है। हुआन को जल्दी से अपने 4 किलोमीटर दूर घर पहुंचना है, क्योंकि सुबह होने वाली है और उसकी बेटी क्लारा हर सुबह जिम जाती है। रस्सल की गलती से सबक लेते हुए टानो हुआन के पैरों में प्लास्टिक बैग बांध देता है, उसके दस्ताने टाइट करता है और उसे मास्क पहनाता है। हुआन वादा करता है कि वो सुरक्षित होने के बाद उनके लिए भी प्रोटेक्टिव गियर लाएगा। जब वो बाहर निकलता है सुबह हो चुकी है। वो बर्फ को छूता है, लेकिन प्रोटेक्शन की वजह से उसे कुछ नहीं होता। दोस्तों की नजरों के सामने वो रस्सल के पास पहुंचता है, लेकिन अब दुख मनाने का वक्त नहीं है। लाशों से भरे मोहल्ले को पार करके वो मुख्य सड़क पर आता है। सुबह की सड़क बर्फीली और ठंडी है। सूरज की रोशनी है, लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं। लोग फोन पर मदद मांगते हुए मरे हुए पड़े हैं। तभी हुआन को सीटी की आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा उत्साहित होता है, लेकिन मुड़कर देखता है तो सिर्फ एक मरा हुआ इलेक्ट्रिक पोल है जो दबाव की वजह से आवाज कर रहा है। दुनिया खत्म हो चुकी है। इंसान अब बस एक आउटलेट है। चाहे जिंदगी में कितने चमकते थे, अब सब खत्म। हुआन कई इमारतों से गुजरता है, लेकिन उसे एक भी जिंदा इंसान नहीं मिलता। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचकर वो सोचता है कि रेलवे ट्रैक के रास्ते घर जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन वहाँ उसे एक ट्रेन दिखती है। ट्रेन में लाशों के अलावा और कुछ नहीं। लोग डर के मारे भागने की कोशिश में बर्फ के संपर्क में आए और मर गए। तभी उसे शीशा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। मुड़कर देखता है तो और डरावना नजारा सामने आता है। एक पूरी ट्रेन के लोग उसे देख रहे हैं। वो सुन नहीं पाता कि वो क्या चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसे समझ आता है कि वो मदद मांग रहे हैं। एक लड़की ने पेंट से हेल्प लिखा हुआ है। हुआन ट्रेन में जाता है। लोग उससे सवाल पूछते हैं कि कितने लोग रेस्क्यू के लिए आए हैं। वो बताता है कि वो अकेला है। बाहर का सच सुनकर लोग सदमे में आ जाते हैं। हुआन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक पानी की बोतल छोड़कर चला जाता है, क्योंकि अब दुनिया खत्म हो चुकी है। वो उन्हें नहीं बचा सकता। अगर उनकी किस्मत अच्छी होगी तो शायद वो खुद बच जाएं। ट्रेन से उतरकर हुआन बिना पलटे चला जाता है। जल्द ही वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचता है, लेकिन हालात यहाँ भी ठीक नहीं लगते। बिल्डिंग में घुसने पर उसे पता चलता है कि एक गाड़ी ने मोहल्ले का शीशे का दरवाजा तोड़ दिया था, जिसकी वजह से कई लोग बाहर नहीं निकले। कई लोग अभी भी एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रार्थना काम करती तो बंदूक की क्या जरूरत थी। हुआन अपनी बेटी की फोटो देख रहा होता है, तभी लिविंग रूम से आवाज आती है। उसे लगता है कि कोई चोर है, लेकिन 2 पड़ोसी उसे रोकने आते हैं। पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उन्हें कुछ सामान लेने भेजा था, लेकिन अगले ही पल वो हुआन को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बर्फ के संपर्क में आने के बावजूद ठीक है। तभी उसकी पत्नी लिसा आती है, लेकिन बेटी क्लारा उसके साथ नहीं। पड़ोसी खून के बारे में पूछते हैं, लेकिन लिसा उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल देती है। लिसा बताती है कि क्लारा पिछले रात अपनी सहेली के साथ डिनर के लिए गई थी। उसे इन सब घटनाओं का अंदाजा नहीं था। जब हुआन को अपनी बेटी की सहेली लूना का नाम पता चलता है, वो तुरंत स्कूल जाने की बात करता है, क्योंकि वहाँ शायद लूना का पता मिल जाए।
वो अकेले जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है पड़ोसी दरवाजा ब्लॉक कर देते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हुआन बर्फ के संपर्क में आने के बावजूद क्यों ठीक है। हुआन बताता है कि शायद बर्फ की जहरीली ताकत खत्म हो गई है और उसने प्रोटेक्टिव गियर पहना था। लेकिन ये सुनकर पड़ोसी और नहीं हटते, क्योंकि वो उसका गियर चाहते हैं। अपनी बेटी की सलामती के लिए हुआन कैसे मान सकता है। वो झूठा वादा करता है और फिर बंदूक निकालकर धमकाता है। एक गंजा पड़ोसी डर जाता है और हुआन अपनी पत्नी को लेकर भाग निकलता है। लेकिन गंजा पड़ोसी हार मानने वाला नहीं है। वो बंदूक लेकर उनका पीछा करता है। यही है दुनिया खत्म होने के बाद का इंसानी स्वभाव। मदद वदद सब झूठ है। हर कोई अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहा है। हर कोई बेकार लोगों को तुच्छ समझता है। बिल्डिंग में गोलीबारी शुरू हो जाती है। हुआन अपनी पत्नी को लेकर दूसरी मंजिल पर छिप जाता है। दरवाजा ब्लॉक करने के बाद वो लिसा को प्रोटेक्टिव गियर पहनाकर अपने दोस्त टानो के घर भेज देता है। वो खुद पड़ोसियों को रोकने के लिए वक्त देता है। लिसा बिना वक्त गंवाए दूसरी मंजिल से उस गाड़ी पर कूद जाती है जिसने दरवाजा तोड़ा था। हुआन थोड़ा इंतजार करता है और फिर पड़ोसियों को अंदर आने देता है। वो सोचते हैं कि उन्होंने हुआन को पकड़ लिया, लेकिन हुआन ने एक खतरनाक प्लान बनाया है। वो एक प्लास्टिक बैग अपने सिर पर चढ़ाता है और दूसरी मंजिल से कूद पड़ता है। लेकिन ये प्लास्टिक बैग है, गैस मास्क नहीं। जल्दी ही उसके बैग की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और उसके फेफड़े फटने की कगार पर आ जाते हैं। यहाँ ध्यान दें, मेरे हिसाब से ये सीन हुआन की यादों का फ्लैशबैक है, सपना नहीं। वो एक गड्ढे से उठता है, मुश्किल से खड़ा होता है। वहाँ एक पत्थर पर सेंट जॉर्ज की तस्वीर चिपकी है, जिसे साहस का प्रतीक मान सकते हैं। तभी हुआन कुछ देखता है। मैं इसे ऐसा समझता हूँ कि वो एलियन स्पेसशिप के अंदर है। ये फ्लैशबैक सीन मूवी के अंत से जुड़े हैं। जब हुआन की आंख खुलती है, वो एक गाड़ी में होता है। उसमें कुछ फायर फाइटर्स हैं जो बचे हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं। उनकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है क्योंकि ये पुरानी गाड़ी है जिसमें कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले से बची है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आसमान से लाल उल्कापिंड गिर रहे हैं। जल्द ही हुआन को टानो के घर सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है। डिनर के बाद हुआन और लिसा फिर से अपनी बेटी क्लारा को ढूंढने निकलने की तैयारी करते हैं। बर्फबारी को एक दिन रात हो चुकी है। वो एक पल भी नहीं रुकना चाहते। उसी रात बचे हुए लोग खाई में उतरने लगते हैं। पूरे मोहल्ले में गोलीबारी की आवाजें गूंजने लगती हैं। कोई ना कोई हर चीज को तोड़ रहा है। सुबह सुबह वो स्कूल पहुंचते हैं। वहाँ क्लास की ऑनर वॉल पर लगी तस्वीरों में उन्हें लाल कपड़ों वाली सहेली लूना दिखती है। अब वो डेटा रूम में लूना का पता ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोनों अलग अलग काम बांट लेते हैं। हुआन एक पुरानी गाड़ी ढूंढने जाता है ताकि बाद में आसानी हो। स्कूल के गार्ड रूम में उसे गाड़ी मिलती है, लेकिन उसका मालिक मर चुका है। चाबी वहीं पड़ी है, लेकिन चाबी लेते ही उसकी यादें फिर से फ्लैशबैक में चली जाती हैं। ये वो पल हैं जब ये तबाही शुरू नहीं हुई थी। हुआन अब एक टाइम ट्रैवलर है। जब वो फिर से होश में आता है, मेरा मानना है कि उसकी टाइमलाइन पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उसे नहीं पता कि वो कितनी बार अतीत में लौट चुका है। इसी बीच लिसा डेटा ढूंढ रही होती है, तभी उसे टक्कर की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की दिशा में जाती है और एक साउथ विंग में पहुंचती है जहां दरवाजा बाहर से बंद है। हुआन आवाज सुनकर वहां पहुंचता है। पता चलता है कि एक बच्चा जो बुली का शिकार था 2 दिन से वहां बंद है। हुआन उसे एक थप्पड़ मारकर शांत करता है। जब बच्चे को दुनिया खत्म होने की बात पता चलती है, वो डर जाता है। स्कूल के मैदान में मरे हुए बच्चों को देखकर वो उनसे घर छोड़ने की गुहार लगाता है। हुआन पहले टालना चाहता है, लेकिन लिसा उस बच्चे को लूना की तस्वीर दिखाती है। संयोग से वो बच्चा लूना को जानता है, क्योंकि लूना का भाई उसे बंद करता था। हुआन उसकी बात मान लेता है, लेकिन लूना के घर पहुंचकर वो देखता है कि खिड़कियां खुली हैं। उसे कुछ गड़बड़ लगता है। वो बच्चे को बाहर छोड़कर लूना के घर का पिछवाड़ा करता है। वहाँ उसे एक पूरा परिवार मरा हुआ मिलता है। वो डिनर कर रहे थे जब अचानक बर्फ ने उनकी जान ले ली। हुआन को एक पल को लगता है कि उसकी बेटी भी उनमें है, लेकिन वो नहीं थी। तभी बच्चा वहाँ आ जाता है। अपनी फैमिली को याद करके वो दुखी हो जाता है। वो उसे गाड़ी में बिठाते हैं, लेकिन बच्चे को बुखार चढ़ने लगता है। वो एक दवा की दुकान की ओर बढ़ते हैं। दुकान को पहले ही लूटा जा चुका है। सेफ्टी के लिए वो दरवाजा बंद करते हैं और बच्चे को रेस्ट रूम में लिटाते हैं। तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। एक प्रेग्नेंट औरत कहती है कि उसका पानी टूट गया है। लिसा जो डॉक्टर है तुरंत दरवाजा खोलने लगती है। हुआन रोकना चाहता है, लेकिन देर हो चुकी है। लिसा उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी कुछ लोग पीछे के दरवाजे से घुस आते हैं। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो।